हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को एक बार फिर से इस नए वीडियो पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन का फॉर्मेशन कर रहा है, अभी के हिसाब से उसका लेटेस्ट ट्रैक और इंटेंसिटी का क्या फोरकास्ट है। अभी के हिसाब से कहाँ पर लैंडफॉल का सबसे ज़्यादा संभावना है और कौन से एरिया में कब से इम्पैक्ट होगा और लैंडफॉल कौन से डेट में कर सकता है, किस इंटेंसिटी में कर सकता है, ये सब चीज़ के बारे में ये वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ऐसे ही लगातार जानकारी और भी पाने के लिए। तो आज 20 अक्टूबर है और अभी का लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज के ऊपर नज़र डालेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी फिलहाल दो सिस्टम सक्रिय है। पहला वाला देखेंगे तो जो दक्षिणी भारत को जो डिप्रेशन क्रॉस किया था, जो सिस्टम क्रॉस किया था, वो क्रॉस करने के बाद अरेबियन सी में एंटर करने के बाद अब ये भारत से दूर जाके यहाँ पर ओमान यमन के आसपास में कोस्ट के आसपास में यहाँ पर पहुंच चुका है एक लो प्रेशर के इंटेंसिटी में। इसका कोई इंटेंसिफिकेशन होने का संभावना नहीं है, जैसे कि हमने पहले ही प्रिडिक्शन किया था। और ये इसका भारत के तट पर कोई भी प्रभाव नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम है, यहाँ पर हम देखेंगे तो उत्तरी अंडमान सागर पर काफी घने बादलों को स्पिनिंग करता हुआ हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। ये सिस्टम फिलहाल 2 दिन पहले पश्चिमी प्रशांत महासागर से एक लो प्रेशर था, वो सिस्टम वियतनाम से होते हुए, थाईलैंड से होते हुए एक सर्कुलेशन के रूप में अंडमान सागर पे एंटर किया था कम से कम 18 अक्टूबर के आसपास। और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हमारे एनालिसिस के हिसाब से उत्तरी अंडमान सागर के आसपास में एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर चुका है। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि लो प्रेशर का फॉर्मेशन ऑलरेडी ही कर चुका है उत्तरी अंडमान सागर पर। यहाँ पर ये क्लाउड का जो स्ट्रक्चर है और क्लाउड का जो रोटेशन है, ये साफ साफ इंडिकेटिंग यही कर रहा है कि सिस्टम बहुत तेजी से इंटेंसीफाई किया है और एक लो प्रेशर का फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि 20 अक्टूबर के आसपास तक लो प्रेशर बन जाएगा, तो वैसा ही यहाँ पर हो चुका है। और कई सारा जो विदेशी संस्था है वो भी इसको ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। JTWC के हिसाब से इसका नामकरण भी यहाँ पर उन्होंने किया है 98B के नेम से। 98B के नेम से इसको उन्होंने चिन्हित किया है और अभी फिलहाल ये उत्तरी अंडमान सागर के आसपास में सक्रिय है और ये लगातार इंटेंसीफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कंडीशंस पूरा फेवरेबल है सिस्टम के लिए। SST जो है वो बंगाल की खाड़ी में कम से कम 30 से 31 डिग्री के आसपास में, जो कि काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। जो विंड शेयर भी अभी अभी के हिसाब से कम ही है, लो टू मॉडरेट शेयर है, जो कि सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है। और MJO का फैक्टर भी सपोर्टिव है, स्लाइटली MJO का सपोर्ट भी रहेगा सिस्टम के ऊपर, तो कोई ज़्यादा MJO की तरफ से कोई लैग होने की भी संभावना नहीं है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हिट पोटेंशियल, ये भी बंगाल की खाड़ी में फेवरेबल है। तो बहुत सारे मेजोरिटी फैक्टर्स ये सिस्टम को सपोर्ट करेंगे इंटेंसिफिकेशन के लिए। बट यहाँ पर सवाल ये है कि इसका ट्रैक क्या हो सकता है। तो जैसे कि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इसका ट्रैक जो सिस्टम बनने के बाद ये पहले उत्तर पश्चिम और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में ही आगे जाएगा, टुवर्ड्स भारत के जो पूर्वी तट है वहाँ पर जाएगा। मोस्टली इसका सबसे ज़्यादा जो चांस है वो उत्तरी आंध्र प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल के बीच जो एरिया आ रहा है, यही रेंज पे इसका मतलब लैंडफॉल का संभावना है। कुछ मॉडल्स दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में जाएगा या वो साइड में जाएगा, तो भाई ऐसा एक्चुअली चांस नहीं है, क्योंकि मल्टी मॉडल को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि इसका जो लैंडफॉल का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज है वो नॉर्थ आंध्र प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल के रेंज पे जो एरिया है उसी जगह पर है। तो इसका ट्रैक लाइन को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रैक कुछ ऐसा ही यहाँ पर रहेगा। यहाँ पे ये सिस्टम यहाँ पे है और ये इसे ऐसे ट्रैक फॉलो करते हुए कम से कम 25 अक्टूबर के आसपास, कम से कम 25 अक्टूबर के आसपास ये उड़ीसा के कोस्ट के आसपास में पहुंच सकता है। हालांकि इसके बाद इसका लैंडफॉल ये एरिया में होगा कि नहीं, उड़ीसा में होगा कि नहीं, इसके बारे में अभी मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ। इसके बारे में थोड़ा आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटीज मॉडल का एनालिसिस के साथ। बट इसका ट्रैक मोस्टली ऐसा ही रहेगा, पश्चिम उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में ऐसे आगे जाके ये उड़ीसा के कोस्ट के आसपास में 24 अक्टूबर रात और 25 अक्टूबर सुबह के आसपास में पहुंच सकता है। और जब ये पहुंचेगा तो यहाँ पर इसका जो इंटेंसिटी होगा वो एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का संभावना होने की सबसे ज़्यादा संभावना है।
साइक्लोनिक स्टॉर्म से ज़्यादा ये इंटेंसिफाई करेगा ये सिस्टम। मे बी वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी को भी ये पकड़ सकता है। इसको भी हम अभी के हिसाब से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि कंडीशंस पूरा फेवरेबल है सिस्टम का इंटेंसिफिकेशन के लिए। मतलब सिस्टम जो जिस रास्ते से जाएगा वहां पर कंडीशंस पूरा फेवरेबल है। तो अभी के हिसाब से इसका डिप्रेशन बनने की संभावना जो है वो कम से कम 21 अक्टूबर के आसपास, मतलब कल ही, कल मे बी इवनिंग के आसपास ये इंटेंसिफाई करके डिप्रेशन का इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और हमारे एनालिसिस के हिसाब से 22 अक्टूबर के आसपास तक ये डीप डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। 22 अक्टूबर के आसपास ये डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है और 23 अक्टूबर तक ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। तो इसका संभावना अभी के हिसाब से ज़्यादा है कि 23 अक्टूबर के आसपास ये साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि चक्रवाती तूफान का इंटेंसिटी ये सिस्टम हासिल कर सकता है। और जब ये साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा तो इसका पोजीशन यहाँ पर होगा, मोस्टली सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से थोड़ा सा नॉर्थ में इसका पोजीशन इसी जगह पर होगा। इसके बाद ये कोशिश करेगा कि उत्तर पश्चिम दिशा में लगातार वो कंटिन्यूसली आगे जाए, क्योंकि मेजोरिटी मॉडल्स का जो संकेत है वो यही ही है कि ऐसे ट्रैक ये फॉलो करेगा। और मे बी जब ये कोस्ट के आसपास तक पहुंचेगा तो उसका इंटेंसिटी और भी बढ़ जा सकता है। मे बी सीवियर साइक्लोन नहीं तो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का इंटेंसिटी ये सिस्टम हासिल कर सकता है। हालांकि लैंडफॉल एक्चुअली में कौन से लोकेशन पे करेगा, लैंडफॉल के टाइम पर जो विंड स्पीड क्या रहेगा, जो एक्चुअली में इंटेंसिटी क्या रहेगा, इस पर अभी भी पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। बट जो मैक्सिमम मॉडल का सपोर्ट है वो मैक्सिमम मॉडल का सपोर्ट के हिसाब से हम यहाँ पर यही बोल सकते हैं कि इसका लैंडफॉल का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज है वो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से लेकर जो वेस्ट बंगाल के दीघा के बीच में जो भी एरिया आ रहा है, वो एरिया के बीच में कहीं पर भी इसका लैंडफॉल हो सकता है। इसका लैंडफॉल ओडिशा के बालासोर पे भी हो सकता है, पारादीप में भी हो सकता है, पूरी गोपालपुर पे भी हो सकता है, श्रीकाकुलम पे भी हो सकता है, और वेस्ट बंगाल ओडिशा बॉर्डर पे भी इसका लैंडफॉल को इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी संभव है। बट यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैक्सिमम मॉडल का सिग्नल यही है कि इसका लैंडफॉल होने के बाद यह सिस्टम रिकर्व करेगा टुवर्ड्स वेस्ट साउथ वेस्ट, नहीं तो साउथ साउथ वेस्ट। यहाँ पर नॉर्मली सिस्टम को हमने देखा है कि रीच करने के बाद ये उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे आगे जाते हैं, बट यहाँ पर ये सिस्टम का जो ट्रैक है ये उल्टा है। ये लैंडफॉल के बाद ये कोशिश करेगा कि ये साउथ साउथ वेस्ट की तरफ आगे जाए। तो इसलिए इसका संभावना लैंडफॉल का जो सबसे हायर प्रोबेबिलिटीज है वो उड़ीसा में ही है। सिस्टम नॉर्थ उड़ीसा में जाए या सेंट्रल उड़ीसा में जाए या नॉर्थ बंगाल की खाड़ी में भी जाए, ये घूमकर उड़ीसा के अंदर ही आ सकता है, क्योंकि इसका जो ट्रैक है वो ऐसा ही कुछ रह सकता है मैक्सिमम मॉडल के हिसाब से। इसलिए उड़ीसा का प्रोबेबिलिटीज अभी के हिसाब से सबसे ज्यादा है, 70 से 80% के आसपास में इसका संभावना है कि उड़ीसा के अंदर ये सिस्टम एंटर कर सकता है। सो अभी के हिसाब से इसका मैक्सिमम जो इम्पैक्ट है, जो इसका मैक्सिमम प्रभाव है वो उड़ीसा के ऊपर ही रहेगा, चाहे वो रेनफॉल का हो, विंड स्पीड का हो या लैंडफॉल का लोकेशन का भी हो। सो अभी के हिसाब से ये बोला जा सकता है कि कम से कम 22 अक्टूबर के बाद से भारत के जो पूर्वी तट है जैसे कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ पर समंदर अशांत होना स्टार्ट कर देगा। इसलिए मछुआरों को समंदर पे ये एरिया पे जाने की अनुमति नहीं है 22 अक्टूबर से। और 23 अक्टूबर से धीरे धीरे करके स्क्वाली वेदर उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश के रेंज पे स्क्वाली वेदर भी बढ़ना स्टार्ट होगा। 40 से लेकर 50 किलोमीटर गस्टी विंड्स इनके कोस्टल एरियाज में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में इतनी हवा चल सकता है। और अभी के हिसाब से 23 अक्टूबर से धीरे धीरे करके जो पूर्वी तट है वहां पर बारिश की एक्टिविटीज भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। खास करके उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के हिस्सों में बारिश का जो एक्टिविटीज होगा वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। भारी बारिश का एक्टिविटीज भी 23 अक्टूबर से धीरे धीरे करके होना स्टार्ट हो सकता है। बट 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर पे सबसे ज्यादा संभावना, सबसे ज्यादा बारिश और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने की संभावना है उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में और वेस्ट बंगाल के तटीय हिस्सों में। भारी से लेकर बहुत भारी बारिश और अत्यंत भीषण बारिश की एक्टिविटीज उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के हिस्सों में हो सकता है अभी के फोरकास्ट के हिसाब से। सो आई होप कि आपको यहाँ तक तो बहुत कुछ चीजें समझ आ चुका होगा कि सिस्टम का एक्चुअली फ्यूचर क्या हो सकता है और कहाँ पर सबसे इम्पैक्ट ज़्यादा इसका रहेगा। तो इसलिए एक मॉडल क्या दिखा रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। मल्टी मॉडल्स का फोरकास्ट क्या है उस पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। तो मैक्सिमम मॉडल्स का सिग्नल यही है कि इसका लैंडफॉल मोस्टली उड़ीसा के आसपास ही कहीं पर हो सकता है, लेकिन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश में इसका भी प्रभाव रहेगा। भारी से अति भारी बारिश भी हो सकता है, विंड स्पीड भी ज़्यादा रह सकता है क्योंकि सिस्टम का साइज बड़ा रहेगा
और इसके वजह से क्लाउड भी ये सब एरियाज में बारिश का एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बारिश नहीं होगा, बहुत ही अच्छी बारिश हो सकता है, भारी से अति भारी बारिश भी यहाँ पर हो सकता है। बट इसका लैंडफॉल का जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज है वो उड़ीसा के ऊपर ही, उड़ीसा में ही इसका लैंडफॉल का संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चांस इसी का ही है। और मेरे हिसाब से जो मैंने कैलकुलेशन किया है, मैंने इतने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को एनालिसिस किया है, उसके बेसिस पे मैंने ट्रैक डिजाइन किया है। आप इसमें देख ही सकते हैं कि मेरे हिसाब से इसका लैंडफॉल उड़ीसा के पुरी के थोड़ा सा नॉर्थ में और पारादीप के आसपास कहीं पर भी इसका लैंडफॉल, ये एरिया के आसपास कहीं पर भी हो सकता है। इसका और ज्यादा उत्तर में या दक्षिण पे लैंडफॉल का संभावना थोड़ा सा कम है, बट हो भी सकता है। बट अभी के हिसाब से प्रोबेबिलिटीज इसी का ही सबसे ज्यादा है। और इंटेंसिटी वेरी सीवियर साइक्लोन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वेरी सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी ये सिस्टम हासिल कर सकता है क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल है। लेकिन दोस्तों ये क्लाइमेट है, इसमें हर एक घंटे में बदलाव होते रहते हैं और हमारा ह्यूमन टेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांस भी नहीं है कि हमें 4-5 दिन पहले बोल पाए कि इसका लैंडफॉल एक्चुअली में कहाँ पर करेगा, किस इंटेंसिटी में करेगा, किस टाइम रेंज पे करेगा। इसके बारे में अभी इतना हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है कि हम इसके बारे में बोल पाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा मॉडल्स में रहता है। तो इसलिए इसका ट्रैक जो अभी प्रिडिक्शन है उसके हिसाब से इसका ट्रैक थोड़ा नॉर्थ भी हो सकता है, थोड़ा साउथ भी हो सकता है। तो इसलिए इस पर पूरा 100% तरीके से बोल नहीं सकते कि इसका लैंडफॉल यहीं पर ही करेगा। हम प्रोबेबिलिटीज दे सकते हैं कि इसका लैंडफॉल यहाँ पर इतना परसेंट यहाँ पर है, इतना परसेंट यहाँ पर है, वो बस मॉडल बेस्ड पे होता है। बट रियल टाइम पे ट्रैक में कोई चेंज होगा तो आपको मैं बताऊंगा। और मैं सिस्टम को लगातार पिछले 4-5 दिनों से क्लोजली मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग कर रहा हूँ। सो इसका कोई भी चेंजेस अगर इसमें आएगा तो मैं आपको सबसे पहले जानकारी दूंगा। आप मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए कि वहां पर मैं आपको लगातार एडवांस में इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आपको लिंक पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। सो आई थिंक हमने इस वीडियो पे काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस किया है। साइक्लोन जो फॉर्मेशन करेगा उसका एक्चुअल इंटेंसिटी क्या हो सकता है, और ट्रैक कहाँ पर रह सकता है, और कौन से टाइम पे लैंडफॉल का संभावना सबसे ज़्यादा है, और मॉडल का सिग्नल क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पर पूरा अच्छे से डिस्कस किया है। सो इस सिस्टम का ट्रैक में इंटेंसिटी में अगर कोई भी चेंजेस होने की कोशिश करता है या कोई भी चेंज होने का संभावना बढ़ता है तो आपको सबसे पहले जानकारी आपको मेरे से मिलने वाला है। और आप IMD का ऑफिशियली सोर्स को भी फॉलो कीजिए, उनका जो फोरकास्ट है ये सब चीज़ों में काफ़ी सही होता है। सो आज के वीडियो पे इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।